मॉर्निंग टाइम। नंदिनी और रक्षा तैयार हो जाते हैं अपने कॉलेज जाने के लिए। ये दोनों लोग कॉलेज पहुंच जाते हैं। कॉलेज जाने के बाद रक्षा अपने क्लास में चली जाती है और नंदिनी कैंटीन में। वो कैंटीन में अपने फ्रेंड्स के पास चली जाती है। वहाँ उसके फ्रेंड्स बैठे होते हैं। वो उनके पास आके बैठती है, देखती है केशव और माधव तो हैं, लेकिन अभी तक काव्य वहाँ पे नहीं आई है। तो अपने फ्रेंड से पूछती है कि काव्य कहाँ रह गई। तो माधव बोलता है पता नहीं यार, थोड़ा लेट आती दिखती है। पर लेट कैसे हो गई पता नहीं, तेरे घर के सामने तो रहती है, बुला लाती है उसे भी। तो बोलते हैं बट ध्यान नहीं रहा इतना, और पता नहीं, मुझे लगा वो आ चुकी है इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। तो बोलती है कॉल करके पूछ लेना। तो बोलते ठीक है। नंदिनी कॉल कर रही होती है काव्य को और काव्य वहाँ पे आ जाती है। काव्य बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है, एक्साइटेड होती है। वो वहाँ आती है और बोलती है गाइस तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, प्लान याद नहीं है क्या। तो माधव और केशव देखते हैं नंदिनी को और बोलते हैं कोई प्लान था क्या। नंदिनी स्माइल करती हुए बोलती है मुझे भी नहीं पता। ये सभी लोग काव्य की तरफ देखते हुए बोलते हैं काव्य कौन से प्लान की बात कर रही है। तब काव्य बोलती है अरे यार नंदिनी तुझे तो पता है ना। तो नंदिनी थोड़ा शौक होती है, बोलती है कौन सा प्लान। तो बोलती है मॉम डैड आज जा रहे हैं, तुझे बताया तो था कि वो लोग जाएंगे। तो वो लोग आज जा रहे हैं शादी में, तो फिर आज ही हमारे पास मौका है ये देखना कि वहाँ पे है क्या। तो नंदिनी की बात सुन के वो लोग थोड़ा शौक होते हैं, मतलब नंदिनी तो नहीं होती है लेकिन माधव और केशव वो दोनों शौक होता है। बोलता है किस चीज़ की बात कर रही है। तो काव्य वहाँ बैठती है, इनको समझाती है कि हमारा ये प्लान था एंड हमने ये डिसाइड किया था कि हम उस एरिया में जाके देखेंगे कि वहाँ पे आखिर में है क्या जो मॉम डैड हमसे छुपा रहे हैं। तो वो लोग बोलते ठीक है बट रक्षा का क्या करना है। तो नंदिनी बोलती है उसका क्या करोगे तुम लोग। तो बोलते उसे बुलाएं क्या, वो भी साथ में जाएगी। तो काव्या बोलती है वेल ठीक था बट आई डोंट थिंक सो कि ये सही रहेगा, हम लोग जाते हैं ना, वैसे भी आई डोंट थिंक सो वो जाने में इंटरेस्टेड होगी, पूछ के देखते थे। तो बोलते ठीक है। नंदिनी बोलती है गाइस रिलैक्स होके, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी उसने मुझे बताया था कि वो कहीं जाने वाली है। आई डोंट नो वो कहाँ जाएगी बट उसे तो कुछ काम था इसलिए वो आज तो हमारे साथ में नहीं रह पाएगी। तो इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने काम में बिजी है। तो बोलते चलो ठीक है, हम लोग का प्लान बन चुका है, हम लोग जाएंगे, दैट्स इट। तो काव्या की बात सुन के माधव केशव हंसते बोलते अच्छा बट ठीक है, आज तेरे अंदर जितनी भी जिज्ञासा है ना उनको आज हम संपूर्ण कर देंगे। तो उसकी हिंदी सुन के वो हंसती थी, बोलती है धन्यवाद भाई साहब, ऐसे बोल के वो हंसती है। इनकी ऐसे मस्ती चलती है। कॉलेज का टाइम और हो जाता है और ये लोग अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। रक्षा पैदल ही चलने लग जाती है, मतलब कोई टैक्सी नहीं लेती है वो। तो उसे देख करके नंदिनी बोलती है तुम टैक्सी तो ले सकती हो ना। तो बोलते नहीं मुझे थोड़ा ऐसे जाना है, वॉक करके जाना है। तो बोलते ओके एज यू विश बट ध्यान से, आई डोंट थिंक तुम्हारे घर आसपास होगा, बहुत दूर होगा ना। तो बोलते मुझे घर नहीं जाना, कुछ काम है सो मुझे वो करते हुए जाना है, तो वहाँ से टैक्सी ले लूँगी। तो बोलते ओके। तो ये लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। ये लोग जाते हैं काव्या के घर पे। काव्या के घर के अंदर सब लोग बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। इन लोगों की बातें चल रही होती हैं और ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब टाइम आ गया है सर्वेंट्स को यहाँ से भेजने का। जो भी हाउस हेल्पर है इन सबको कुछ बहाना बना के भेजते हैं। तो बोलते हैं बहाना बना तो चुके हैं हम लोग। तो बोलते ओके, तो पक्का हम लोग बोल दें। तो बोलते हैं हाँ यार बोल दो। तो बोलते ठीक है। ये लोग बोल देते हैं तो वो लोग बाहर चले भी जाते हैं। उन लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं थी, वो बोलते ठीक है। उनका तो अच्छे भी होता है कि भाई हाफ डे मिल गया, वो लोग चले जाते हैं। बट ये लोग अपने रूम से बाहर निकलते हैं और उस तरफ देखते हैं। नंदिनी काव्या केशव माधव ये लोग काव्या के रूम के बाहर खड़े होके उस तरफ देख रहे होते हैं जहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है। वेल डर सबको लग रहा होता है लेकिन फिर भी सब लोग उस तरफ देख रहे होते हैं। इन लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होता कि उधर की साइड में है क्या। ये लोग धीरे धीरे उधर की साइड में बढ़ रहे होते हैं। नंदिनी इन सबको देख रही होती है और बोलती है इतनी धीरे क्यों जा रहे हो, कल तक थोड़ी जाना है। तो बोलते हैं ओके जा रहे हैं ना बाबा, देखते हैं बट थोड़ा अंधेरा है तो थोड़ा सा डर लग रहा है। काव्य की बात सुन के माधव केशव बोलते हैं तुझे ही तो जानना था उधर क्या है,
अब डर क्यों लग रहा है? तो बोलते हैं नहीं, घर वाले इतना मना करते हैं तो थोड़ा सा तो लगेगा ना। तो बोलते चल ठीक है, तू टेंशन मत ले, हम तेरे साथ में ना, चल। ऐसा बोल के सब लोग जाते हैं एंड फाइनली उस 4th रूम के आगे चले जाते हैं। ये अंदर जाते जाते हैं, वो कॉरिडोर कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, इनके सोच से भी ज़्यादा बड़ा था। ये लोग जब थोड़ी सी आगे और जाते हैं, ये लोग देखते हैं कि राइट साइड में थोड़ा स्पेस बना हुआ है, मतलब कुछ रूम टाइप में, बट रूम लग नहीं रहा। ये लोग उधर के साइड में जाते हैं और देखते हैं तो वहाँ पे किचन होता है, मतलब घर के उस साइड में जहाँ पे कोई रहता भी नहीं है, उस साइड में किचन क्या कर रहा है? इन सबके दिमाग में सवाल आता है। एंड इसके मॉम ने बोला था कि यहाँ की दीवारें कमज़ोर हैं, बट देख के लग नहीं रहा, एवरीथिंग इज़ सो फाइन, ब्यूटीफुल। और इधर का एरिया इतना प्यारा था जिसकी कोई हद नहीं थी। ये लोग फ़ोन की टॉर्च ऑन करके हर एक चीज़ देख रहे थे, बट इन्हें थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि इन्हें एक अलग सी वाइब आ रही थी उधर। जैसे हम कोई हॉरर मूवी देखते हैं तब एक अलग सी वाइब आती है, सब डर रहे होते हैं अपने दिल ही दिल में, लेकिन कोई भी कुछ बोल नहीं रहा होता है। पर नंदिनी बिल्कुल नहीं डर रही होती है, वो नॉर्मली सब चीज़ को ले रही होती है। वो सोच रही थी उसके फ्रेंड्स भी ऐसे ही रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो भी बस वैसे ही रिएक्ट कर रही थी, सबको दिखा रही थी जैसे उसे भी थोड़ा सा डर लग रहा है, बट उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसे तो कुछ अजीब भी नहीं लग रहा था, सब कुछ ठीक लग रहा था। शी वॉज लाइक ठीक ही तो है, बना होगा, हमें नहीं पता, बस हम कभी आए नहीं हैं, हो सकता है कि गलत बन गया हो और इसी का काम चल रहा हो, किसे हटवाना है यहाँ से या फिर कुछ और हो, वी डोंट नो ना। तो बोलते ओके। अब हम लोग दूसरी साइड जाते हैं, ये लोग उस किचन से बाहर आते हैं, बट वो किचन ऐसा लग रहा था यूज्ड है, मतलब ऐसा रेगुलर यूज़ हो रहा हो। बिल्कुल भी वहाँ पे डेट नहीं थी, मतलब एकदम क्लीन जगह थी वो, थोड़ी भी धूल मिट्टी वहाँ पे नहीं थी। ये देख कर तो लोग शौक होते हैं, बट वी डोंट नो कि यहाँ पे था क्या। ये लोग वहाँ का पूरा एरिया देखते हैं, देखते वक्त सबके दिल में डर था, हार्ट बीट फास्ट थी, बट देखना तो था ही नहीं। एंड फाइनली एक रूम के पास आते हैं, उस रूम को खोलते हैं, उस रूम में एक पर्पल कलर की लाइट जल रही थी। ये लोग अंदर जाते हैं, वो रूम को देख करके हर किसी की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यहाँ तक कि नंदिनी की भी। उस रूम में कोई भी नहीं था, बट एक बेड लगा हुआ था जो कि थोड़ा छोटा था, मतलब बहुत बड़ा नहीं था, बट एक इंसान के लिए खूब था। और वो रूम छोटा था, बट वहाँ की देख करके सब डर गए थे क्योंकि वहाँ पे इतने अजीब अजीब सी पेंटिंग्स थी, डरावनी थी, जिन्हें देख कर कैसे लग रहा था जैसे ये पेंटिंग्स बाहर निकल के इन्हें खा जाएंगी। वेल, ये लोग थोड़ा काम होता है और देखते हैं कि ठीक है, इट जस्ट ए पेंटिंग, नथिंग मोर देन दैट। फिर खुद को शांत करते हैं, उस रूम को अच्छे से देखते हैं। ये लोग वहाँ की हर एक चीज़ देख रहे होते हैं, वहाँ की हर एक चीज़ परफेक्टली फाइन होती है और ऐसा लग रहा होता है जैसे इस रूम में किसी ने चीज़ें अच्छे से रखी है। वहाँ पे बुक्स रखी हुई थी जो काफ़ी एंशियंट टाइप की लग रही थी, जैसे कोई पुरानी बुकें हो, प्राचीन कला की बुकें हो, ऐसे लग रही थी। वो पेपर की बनी हुई बुक्स अलग थी, जो कि कुछ नई बुक्स थी तो कुछ पुरानी, जो कि पत्तों की बनती है, आई थिंक सो। वो उनकी भी बुक्स थी। उनका लुक देख करके भी वो लोग थोड़ा अमेजिंग थे, मतलब अच्छा लग रहा था उन्हें कि अच्छी चीज़ है, बट थोड़ा डरावनी भी थी। उनको वो टच करते थे और देख रहे थे। उस रूम को देखते वक्त वहाँ का हर एक इंसान खोया हुआ था। नंदनी, वो बस देखे जा रहे थे उस रूम को, उसे वहाँ की वाइब, वहाँ की महक जाने पहचाने से लग रही थी, बट क्यों उसे नहीं पता। पहले ये लोग उस जगह को देख चुके होते हैं, वहाँ से बाहर आते हैं और थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं, क्योंकि जब उस रूम में थे तो थोड़ा सा इनकी सांसें भारी हो रही थी, लाइक वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम हो, इन्हें ऐसा फील हो रहा था, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। वहाँ पे विंडो थी जिससे कि सीधा नंदिनी का घर दिखता था। ये लोग करते हैं कि ठीक है, बट इन्होंने अब तक एक जगह नहीं देखी थी। ये लोग उधर की तरफ जा रहे थे, बट वहाँ पे नंदिनी बोलती है वहाँ पे कुछ नहीं है यार, यहाँ पे कुछ भी नहीं, हम सब सारी जगह देख चुके हैं, कुछ है क्या, चलो यार वापस। तो बोलते हैं
ठीक है। काव्या, उसके फ्रेंड्स, वो सब भी वापस आ जाते हैं। ये लोग काव्या के रूम में बैठे होते हैं और लोग बातें कर रहे होते हैं कि यहाँ तो कुछ भी नहीं था। इतना ज़्यादा सस्पेंस क्यों बना रखा था फिर घर वालों ने? कोई भी कुछ भी नहीं जानता था। यहाँ तक कि इन लोगों ने वहाँ के एक बटन को भी नहीं छेड़ा होता, लाइक होता है स्विच, उसे भी नहीं छेड़ा होता है। ये बस शांति से गए होते हैं और वापस से आ गए होते हैं। बटन ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसके कारण कोई भी वहाँ जाने से मना करे, बल्कि वहाँ तो सब कुछ नीट एंड क्लीन था, जो कि थोड़ा वियर्ड था इनके लिए कि ऐसी जगह जहाँ पे सालों साल से कोई गया ही नहीं है, वो जगह इतनी क्लीन कैसे है, जैसे वहाँ पे कोई रहता हो। ये सवाल सबके दिमाग में था। इस पर सब लोग बातें भी करते हैं, बट कंक्लूजन कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि हर जगह दिख चुके थे, वहाँ कोई भी नहीं था। इनके पास कोई जवाब नहीं होता है। वेल, ये सब लोग इस बारे में बातें कर ही होते हैं, तभी काव्य के फ़ोन पे फ़ोन आता है। काव्य फ़ोन उठाती है, स्पीकर पर डालती है। काव्या की मॉम का फ़ोन था। वो फ़ोन उठाते ही बोलती है, तुम्हें मना किया था ना उधर जाने से, तो तुम क्यों गई? वो ये बात सुनते ही थोड़ा डर जाती है, क्योंकि उसकी मॉम ने आज तक इतना तेज शाउट नहीं किया था। मतलब डांटा होगा कभी, लेकिन इतना ज़्यादा सीरियस होकर के कभी भी नहीं डांटा था। वो थोड़ा डरती है और बोलती है, मम्मा किधर की बात कर रहे हो आप? तो बोलते हैं, तुम अच्छे से पता है तुम कहाँ जाके आई हो। तुम्हें क्या लगता है मैं घर नहीं हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं होगा? तुम्हारे पापा भी बहुत गुस्से में हैं। जबकि मना किया हुआ वहाँ जाने के लिए, तो तुम क्यों? और तुम दोस्त को भी लेके आई थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तो वो बोलती है, बट माँ हम तो नहीं गए उधर। तो बोलते तुम ना अपनी मौत से सिर्फ कुछ कदम दूर थी। मैं आखिरी बार वार्न कर रही हूँ, उधर मत जाना, बिल्कुल भी मत जाना। तुम्हें मेरी कसम है, अगर अपनी माँ को माँ मानती हो ना, तो उधर की तरफ दोबारा मुड़ के भी मत देखना। पहले उसकी मॉम ने कभी भी ऐसा नहीं बोला था। उसके लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि उसकी मॉम बहुत ज़्यादा स्वीट थी। हाँ, वो जान से डांटती थी, बट इस तरीके से कभी भी नहीं। वो थोड़ा डरी भी होती है, बट उसके फ्रेंड्स बोलते हैं, वो गुस्सा कर रही है कि उन्होंने बोला अगर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो मुझे कहीं चोट ना लग जाए, इसलिए डांट रहे होंगे। बट काव्या फ़ोन कट करने के बाद में उन सब की तरफ देखती है और बोलती है, डू यू रियली थिंक कि मॉम इसलिए डांट रही थी? तो वो सब लोग चुप हो जाते हैं और बोलते हैं, वी डोंट नो वहाँ क्या है क्या नहीं है। वी डोंट नो तुम्हारे मम्मा मना क्यों कर रहे हैं, बट आई थिंक सो कि जो भी कुछ था वो अभी वहाँ नहीं था, या फिर जो भी इंसान वहाँ रह रहा है वो अभी वहाँ नहीं था। तो माधव की बात सुन के सब लोग थोड़ा शौक होकर बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन वहाँ कोई रह रहा है? तो बोलते तुम्हें देख के पता नहीं लग रहा था? किचन, उसमें हरी सब्जियाँ रखी थी, गैस थी, सिलेंडर था, हर एक चीज़ थी जो कि किसी को रहने के लिए ज़रूरत होती है। एक रूम था जिसके अंदर लाइट जल रही थी, बुक्स रखी हुई थी, सब कुछ परफेक्टली फाइन था। उस रूम में एसी तक लगी हुई थी। इतना छोटा रूम, एसी। तुम्हारे मम डैड ऐसा क्यों करेंगे? सिंपल है ना कि वहाँ कोई ना कोई तो रह रहा है। वेल, माधव की बात सुनने के बाद सब लोग थोड़ा शौक होता है। अब सबके दिमाग खराब हो चुके थे। पहले सब लोग मान चुके थे कि कोई तो है जो वहाँ रह रहा है, बट कैसे? मतलब जितना उनको पता था कि घर के अंदर एंटर होने का दो ही तरीका है, घर का मेन डोर और बैक डोर। बट उन दोनों डोर से कोई भी एक अनजान इंसान नहीं आया है, ना ही उनके हाउस हेल्पर वहाँ रहते थे। सो हाउ कैन दिस पॉसिबल कि उस रूम में कोई आता रहता और वापस चला भी जाए, किसी की नज़र में भी नहीं आए? अलकावा के लिए मानना बहुत मुश्किल था, बट वो जानती थी कि माधव की बात में पॉइंट तो है, बट आंसर किसी के पास में भी नहीं था। पहले सब लोग इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे। रात बहुत हो जाती है, इसलिए अपने अपने घर चले जाते हैं। नंदिनी भी अपने घर चली जाती है और बस इसी कन्फ्यूजन में वो भी बेड पर लेटी होती है, सोच रही होती है कि आखिर में काव्या के घर में चल क्या रहा है। वो भी बहुत सोच रही होती है, उसके दिमाग में भी कुछ नहीं आ रहा होता। पर इतना सोचने के बाद में उसका दिमाग इतना ख़राब हो चुका होता है कि वो बस अपनी आंखें बंद करती है और लेट जाती है, और बस
ट्राई करती होती सोने की। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ जाती है। पहले ऐसे ही इसी बारे में बात करते हुए इनके 1-2 दिन निकल जाते हैं। पहले इस बारे में ये इतना खो चुके थे कि रक्षा को तो ये भूल ही चुके थे। इन लोगों को याद भी नहीं था कि रक्षा को 2 दिन पहले इन्होंने देखा था। 2 दिन से रक्षा को इन्होंने कॉलेज में देखा ही नहीं है। किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई। नंदिनी के आई थी, बट उसने सोचा कि कहीं बिजी होगी। इनका इतना इम्पोर्टेंट डिस्कशन जो चल रहा था उसमें उसने भी तो ध्यान नहीं दिया, और वो भी अपने फ्रेंड के साथ में उसी टॉपिक पे बात करने में लगी हुई थी। कल 2 दिन हो चुके थे, ये सब लोग इस बारे में बातें कर रहे थे। कैंटीन में बैठे थे। माधव बोलता है, यार छोड़ो यार, जो भी है होगा, हम लोग अपना दिन क्यों ख़राब करते हैं। 2 दिन से इस बारे में बात करके ना मेरा सर पक गया है। तो फिर ये सब लोग इन बातों को यहीं बंद कर देते हैं और इस बारे में बातें करना बंद कर देते हैं। सब लोग साथ में बैठे होते हैं। तभी नंदिनी बोलती है, तुम लोगों ने रक्षा को देखा कहीं पे? मतलब 2 दिन से दिखाई नहीं दे रही है। पहले हम लोग अपनी प्रॉब्लम में इतना उलझे हुए थे कि उसके बारे में कुछ बात ही नहीं की। तो नंदिनी की बात सुन के माधव और केशव भी बोलते हैं, हाँ यार, वो उस दिन के बाद कभी दिखाई नहीं दी। 2 दिन हो चुके हैं। उस दिन शाम को वो गई थी और ऐसा कुछ पता भी नहीं है। तुम में से किसी के पास उसका फ़ोन नंबर है क्या? नंदिनी एक बार अपने फ़ोन की तरफ देखती है और सोचती है, मैंने उसका नंबर कभी लिया ही नहीं, तो होगा कहाँ पे। वह सोच के थोड़ा सा सैड हो रही थी और पास में काव्या बैठी थी। वो बोलती है, मेरे पास है। तो नंदिनी काव्या को देखती हुए बोलती है, तेरे पास है उसका नंबर? तो बोलते, हाँ, उसने ने दिया था। उसने कहा था कि अगर मुझे कभी कोई ज़रूरत पड़े तो मैं उसे कॉल कर दूँ। तो सब लोग काव्या की तरफ देखने लग जाते हैं। तो काव्या बोलती है, व्हाट, उसने खुद दिया था, मैंने थोड़ी बोला था। तो बोलते, हाँ हाँ ठीक है, तू कॉल तो कर उसे। ये सब लोग रक्षा कॉल करते हैं। एक कॉल करते हैं, दूसरा करते हैं, नो रिस्पॉन्स। कॉल उठा ही नहीं लेती रक्षा। पता नहीं कहाँ चली गई थी। इन्हीं क्लासेस का टाइम हो गया था। ये सब लोग अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। सब लोग क्लास में बैठे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। क्लासेस चालू होती है। नंदिनी के दिमाग में अब भी यही चल रहा होता है कि रक्षा ने नंदिनी को तो नंबर नहीं दिया, बट काव्या को दे दिया। वो है कहाँ पे? फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है? बहुत सारे सवाल थे उसके दिमाग में। वो थोड़ी फिक्र कर रही थी उसकी। कहीं ना कहीं उसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स थी, वो बाहर आ रही थी। बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लग जाती है। और जैसे इनका ये क्लासेस ख़त्म होती है, वो काव्या को तुरंत बोलती है कि वापस से अर्षा कॉल करना। तो बोलते, अरे यार वो फ़ोन नहीं उठा रही है। तो बोलते, तू कॉल तो कर। तो बोलते, ठीक है यार, करती हूँ। वो फिर फ़ोन करती है, नो रिस्पॉन्स। कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। वो लगभग 10 मिनट के अंदर 30 मिस कॉल कर चुकी थी, बट नो रिस्पॉन्स। फिर काव्या बोलती है, तू एक काम कर, उसका नंबर तो खुद ले ले, खुद कॉल कर ले, मैं अब कॉल नहीं करने वाली। तो बोलती है, ओके, तू मुझे नंबर दे। वो उसके पास नंबर लेती है, क्लासेस को छोड़ती है, लाइब्रेरी में जाके बैठ जाती है और कॉल पे कॉल कर रही होती है, बट कोई रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा होता है। रक्षा थी कहाँ पे? कॉल का रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रही थी? वो ठीक तो होगी ना? नंदनी को रक्षा की बहुत फिक्र हो रही होती है। वहाँ रक्षा, वो दिखती है कि वो एक अनजान सी सड़क पे है। उसकी सांसें वो बहुत तेज़ थी। वो अपने आसपास देख रही थी, कुछ भी नहीं था, पूरी सड़क खाली थी। वो वहाँ से भागती है, वो राइट के साइड भागने लग जाती है। वो बहुत तेज़ भाग रही होती है, बहुत तेज़, जितना उससे हो सकता था उतना तेज़ भागती है। लेकिन जैसे उसे आज तेज़ भागा ही नहीं जा रहा था। वो बहुत मुश्किल से आगे तक पहुँचती है। उसकी सांसें भारी हो चुकी होती हैं। वो एक जगह रुकती है। वो रुकती है तब थोड़ा सांस लेने के लिए अपने पाँव को अपने हाथों से टच करती है। वो थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक जाती है। जैसे वो थोड़ा नीचे झुकती है, वो अपने सामने देखती है। वहाँ एक आदमी की लाश थी। वो आदमी पूरा खून में भरा हुआ था। रक्षा की उसकी तरफ नजर जाते ही वो पीछे उल्ट हो जाती है। फिर उसकी नज़र अपने हाथों पर जाती है जो कि पूरे खून से सने हुए थे। उसके हाथों पे बस खून था, उसकी आंखों में डर था। रक्षा बहुत घबराई हुई थी, पूरे तरीके से पसीनों में भरी हुई थी। वो डर जाती है और उस आदमी की तरफ देखती है। वो अपने हाथों की तरफ देखती है।
उसे सिर्फ खून दिखाई दे रहा था और कुछ भी नहीं। पास में जाती है, मिट्टी से अपने हाथ पहुंचने की कोशिश करती है, अपने हाथों से वो खून मिटाने की कोशिश करती है, बट कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके हाथ से वो खून का रंग जा ही नहीं रहा था, जैसे कि वो रंग उसके शरीर से चिपक गया हो। अब वो कितना भी धो ले, कितना भी इस रंग को कवर करने की कोशिश कर ले, नहीं हो रहा था। पहले रक्षा बहुत ज़्यादा डर चुकी थी एंड सडनली उसके कानों में कुछ आवाज़ आती है, काइंड ऑफ अलार्म जैसी। रक्षा वो आवाज़ सुनते ही तुरंत अपनी आँखें खोलती है और देखती है वो अपने बेड पर लेटी हुई है। वो पूरी तरीके से पसीने में भरी हुई है, एसी चल रही है, बट फिर भी उसके सर से लेके पाँव तक उसे पसीने में भरी हुई है। वो अपने हाथों की तरफ देखती है तो कुछ भी नहीं था। वो घबरा जाती है, वो साइड से पानी का गिलास लेती है, थोड़ा सा पानी पीती है और ख़ुद को शांत करती है। वो देखती है कि वो आज भी कॉलेज नहीं गई है, बल्कि कैसा जाती उसका मन ही नहीं था। उसके दिल में, दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। पहले वो फिर अपना फ़ोन उठाती है और देखती है कि फ़ोन पे लगातार कॉल आ रही है, अभी भी आ रही है। फ़ोन उठाती है और बोलती है हेलो। पहले नंदिनी के सांसों में सांस आती है जब वो आवाज़ सुनती है। वो बोलती है रक्षा तुम ठीक तो हो ना, कितने फ़ोन किए, उठा क्यों नहीं दिए हो। पहले नंदिनी की आवाज़ सुन के रक्षा पहचान जाती है कि है कौन। वो बोलती है आप मुझे कॉल क्यों कर रहे हो, आपके पास मेरा नंबर कहाँ से आया। तो बोलती इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बताओ कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। तो बोलते फ़ोन साइलेंट था और मैं सो रही थी। तो बोलते तुम ठीक हो ना, कुछ हुआ है कि तुम 2 दिन से कॉलेज नहीं आ रही और फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। आई नो तुम सो रही थी बट सब ठीक है ना, मतलब इतना लेट तक तुम सो ही रही थी। तो बोलते हाँ बस थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी इसलिए कॉलेज नहीं आ रही थी, ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए। तो बोलती ओके ठीक है, अपना प्लीज़ ख्याल रखो और जब ठीक हो तब कॉलेज आ जाना। तो बोलती है नहीं अब मैं बहुत ठीक हूँ एंड मैं बाहर जाने का भी सोच रही हूँ, कहीं प्लान बनाया है आप लोगों ने जाने का। तो बोलते हैं नहीं, तुम्हें बाहर जाना है ना तो एक काम करो, तुम मेरे घर आ जाना आज। तो बोलते बट क्यों। तो बोलते तूने वो स्टोरी कंप्लीट करनी थी ना, बस उसलिए आ जाना। पहले नंदिनी सब कुछ सिर्फ इसलिए बोलते क्योंकि वो रक्षा को देखना चाहती थी, जानना चाहती थी कि वो ठीक तो है ना, कहीं अकेले बाहर न घूमे, इसलिए उसे अपने घर ही बुला लेती है। पहले नंदिनी ये सब कुछ बोल के फ़ोन कट कर देती है। रक्षा भी बोलती ठीक है वो आ जाएगी। नंदिनी थोड़ा सा काम होती है, देखती है, सोचती है कि पक्का वो ठीक होगी ना, तब ज़्यादा तो ख़राब नहीं होगी उसकी। वेल ठीक ही होगी आई थिंक सो। रक्षा वहाँ सोचती है कि पागल अभी मेरी फिक्र कर रही है, ये जानती भी नहीं है मैं हूँ कौन। असलियत में जब मेरी सच्चाई से पता लगेगी, आई नो ये मुझसे हेट करेगी। जितनी अभी फिक्र कर रही है उतना ही चाहेगी कि मैं मर जाऊँ। वो वक्त आएगा और मुझे उसके लिए तैयार रहना होगा। रक्षा तू सिर्फ उसकी रक्षा कर सकती है, उसकी बन नहीं सकती। तुझे उन लोगों से उसे दूर करना होगा जो लोग उसका भला नहीं चाहते, और ये बस तू ही कर सकती है। सिर्फ तू अपने डर को अपनी ज़िंदगी में इतना मत आने दे कि वो तेरी ज़िंदगी को तबाह कर दे। वैसे भी वो जो कुछ भी था पास्ट था, लेकिन अब मैं अपना फ्यूचर खुद बनाऊंगी, सब कुछ खुद करूंगी। ऐसा बोल के वो खड़ी होती है, अपने राइट साइड में देखती है तो वहाँ एक फ़ोटो थी। फ़ोटो जिसको तरफ वो जाती है और उस फोटो को वो हटाती है तो पीछे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था, जिसमें नरसिंह भगवान की एक अनोखी सी बट बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक प्यारी सी मूर्ति थी, जिसकी तरफ रक्षा देखती और बोलती है आप मेरी मदद करोगे ना। वो देख करके स्माइल करती और बोलती है मुझे पता है जब आप उसका साथ दे सकते हो तो मेरा भी दोगे। आई नो मैंने गलतियाँ की हैं, उन गलतियों की सज़ा मुझे मंजूर है और मुझे पता है उन गलतियों की सज़ा सिर्फ मौत होगी और मैं उसे अपनाने के लिए तैयार हूँ। ये बोल के रक्षा वापस से फ़ोटो लगा देती है और तैयार हो जाती है जाने के लिए।
रक्षा के घर पे। रक्षा रेडी हो जाती है, नंदिनी अपने फ्रेंड से बता देती है। ये लोग फिर से वो कहानी शुरू करने वाले थे जो इन्होंने बीच में अधूरी छोड़ी थी। इस कहानी में क्या होता है ये तो हम बाद में जानेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि नंदिनी जब अपने फ्रेंड्स के साथ में अपनी कार में बैठ के अपने घर जा रही थी तब काव्य कहीं खोई हुई सी लग रही थी। तो माधव काव्य से पूछता है, तुझे क्या हुआ, तू चुप क्यों है, कहीं खोई हुई सी भी लग रही है। तो काव्य बोलती है, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। तो नंदिनी में पूछती है, अरे क्या हो गया, बता भी, सच में यार तो बहुत सैड सी लग रही है, कहीं खोई हुई सी लग रही है। तो काव्य बोलती है, सैड नहीं हूँ, बस सोच रही हूँ। तो नंदिनी बोलती है, वही तो पूछ रही हूँ, क्या सोच रही है। केशव भी सुन रहा होता है, वो बोलता है कि सही तो है तू, क्या सोच रही है ऐसा। तो बोलती है कि माधव तूने बोला था ना कि तुझे लगता है कि वहाँ कोई रह रहा है। तो बोलता है, हाँ बट तू अभी भी वही सोच रही है, कहा ना उस बात को छोड़। तो बोलता है, तू बात सुन ले पहले मेरी। तो बोलता है, हाँ बोल। तो मैं ये बोल रही थी कि मैंने तुम लोगों को आज तक कभी ये बात पता ही नहीं है, बट मैं भैया हम दोनों भाई बहन हैं, बट हमारी एक और सिबलिंग है, मतलब हमें नहीं पता कि है कौन, बट वी नो कि है एक सिबलिंग हमारी। तो बोलते मतलब एक कोई भाई है बहन। तो बोलता है हाँ। तो माधव बोलता है, तो तू वो वहाँ क्यों रहता है या फिर रहती है। तो बोलते हैं, आई डोंट नो, मतलब मैं कभी उससे मिल ही नहीं हूँ, मतलब जो भी है मेरे भाई होगा तो मैं मिल ही नहीं हूँ कभी उससे। तो बोलता है, अच्छा पर ऐसा है क्यों, मतलब तू अपनी सिबलिंग से कभी नहीं मिली है, ये थोड़ा स्ट्रेंज नहीं है। तो बोलते हैं, हाँ बट मुझे सिर्फ इतना पता है, बहुत छोटी थी मैं तब मम्मी प्रेग्नेंट थी, कहीं गई थी, जब वापस आई तो वो ठीक थी, मतलब डिलीवरी हो चुकी थी उनकी, बट साथ में कोई था नहीं। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो मुझे लगा कि मेरा सिबलिंग जो भी होगा वो शायद इस दुनिया में नहीं होगा। किसी ने मुझे कुछ बताया भी नहीं, मैंने पूछा भी नहीं, क्योंकि उस वक्त सब लोग थोड़ा टेंस थे, घर के अंदर बहुत अजीब माहौल था, इसलिए मैंने किसी से भी कुछ पूछा नहीं था। बट अब मुझे लगता है कि मेरा जो भी सिबलिंग था वो अलाइव है, मतलब मेरे घर में और वो रह कौन सकता है सिवाय मेरे उस सिबलिंग के। तो बोलते हैं, तेरी बात सही है, बट अगर तेरा सिबलिंग होगा भी तो तुझे पता कैसे नहीं होगा, मतलब हो सकता है ना तुझे सिर्फ ऐसा फील हो रहा हो। तो बोलते हैं, हाँ आई नो, बट मुझे लगा तो मैं सोच रही हूँ बस वही, और कुछ नहीं। तो बोलते तू इतना मत सोचे, सब ठीक है। तो बोलते अच्छा ठीक है यार चलो। वो लोग घर पहुँच जाते हैं, नंदिनी अंदर बैठी होती है और काव्य अब भी अपनी सोच में गुम होती है। डोरबेल बजती है, नंदिनी खड़ी होती जाती है और देखती है तो सामने रक्षा थी। रक्षा जैसे दिखती है वो रक्षा को तुरंत हक कर लेती है और बोलती है, तुम ठीक हो ना, तुम्हें पता है मैं कितना वरीड हो गई थी, पागल हो क्या। तो बोलते, अरे पापा मैं ठीक हूँ, इतनी ज़्यादा भी कोई तबीयत खराब नहीं हुई थी मेरी। तो मतलब दिख रहा है वो तो मुझे। ऐसे बोल के उसके फोrehead को टच करती है, उसके हाथों को टच करती है, उसके नेक पे टच करती है और देखती है, अब तो ठीक है, फीवर भी नहीं है। वो बोलती है, पक्का तुम ठीक हो। तो रक्षा बोलती है, हाँ बाबा मैं ठीक हूँ। अब वैसे आपने बताया नहीं मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको। तो नंदिनी अपने हाथ बांधती है और बोलती है, एक बात बताओ, जितना मैं जानती हूँ तुम काव्य से तो इतनी बातें करते नहीं हो, तुम ऑलवेज मेरे साथ में रहती हो, बट कभी मुझे नंबर नहीं दिया बट काव्य को दे दिया, ये सही है तुम्हारा। तो रक्षा अपने फोrehead पे इचिंग करती है और वो बोलती है, वो तो मैंने बस ऐसे ही दे दिया था। तो बोलते हैं, ठीक है चलो अब। ऐसा बोल के सब लोग अंदर बैठ जाते हैं वापस से कहानी सुनने के लिए। इससे पहले कि एक अपनी कहानी सुनाए, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि नंदिनी अपनी फीलिंग को कन्फेस करती है रक्षा के सामने, वो अपनी फीलिंग्स को बता देती है। होप कि आपको नेक्स्ट पार्ट पसंद आएगा और ये पार्ट भी पसंद आया हो। अगर पसंद आ ही गया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट भी कर दो यार, कर दो। नहीं करना सब्सक्राइब मत करो, लाइक नहीं करना मत करो, बट कुछ तो कमेंट कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बडीज़।